तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली को पता चल गया कि नानगोंग वान की शादी जबरदस्ती की जा रही। उसकी सीनियर सिस्टर ने तो उस पर हार्ट बाइंडिंग स्पेल भी कास्ट किया था। तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि ये लोग सेक्ट मास्टर क्यू को जाल में फंसाकर उससे उस स्पेल रिमूव कराएंगे। साथ ही हानली ने उस पूरी जगह पर मल्टीपल लेयर्स वाले फॉर्मेशन भी सेटअप किए थे ताकि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो किसी बाहर के बंदे को पता ना चल पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मासमून सेक्ट की लीडर क्यू को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही कूल अंदाज में अपनी जूनियर सिस्टर यानी कि नानगोंग वान से मिलने पहुंच चुकी थी। उसने वहां आते साथ ही पहला तो उस पूरी जगह को चेक किया और उसी वक्त उसे नानगोंग वान की आवाज आती है। वो कह रही थी, सिस्टर प्लीज अंदर आ जाए, मुझे शादी को लेकर आपके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करना है। तो क्यू भी खुश होकर तुरंत ही उसके सामने पहुँच गयी। वो कहती, वान अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात मान ली, फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि ये शादी हमारे सेक्ट के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी नानगोंग वान उससे कहने लगी कि सिस्टर अगर हमारी मास्टर जिंदा होती तो बताओ इस पल में क्या करती। जैसा कि आपने मेरी शादी बिना मुझसे पूछे अरेंज करा दी, तो क्या हमारी मास्टर भी वैसा ही करती। अब इसका क्यू के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए तुरंत ही वान को समझाने लगी कि अब जल्दी एक ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है। एक ऐसा मुश्किल दौर होगा जब 9 किंगडम अलायंस को भी साथियों की जरूरत पड़ेगी। आज तक उन लोगों ने हमें 9 किंगडम अलायंस में शामिल नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास एक परफेक्ट चांस है। इस ग्रेट बैटल के होने से पहले ही हम हुआई सेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। उनके दोस्त बनने के बाद तो हमारे मासमून सेक्ट का इन्फ्लुएंस काफी तेजी के साथ ग्रो होगा। और मैंने तो हमारी मास्टर से वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमारे मासमून सेक्ट को दोबारा से ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाऊंगी। और ऐसा करने के लिए मुझे चाहे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर वान कहती, अच्छा तो बड़ी कीमत मैं हूँ। तो क्यू से कहने लगी कि वान प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड वेई लीचेन तुमसे कितना प्यार करते हैं। उस बंदे ने आज तक कभी किसी की केयर नहीं की, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इनफैक्ट तुम्हारी शादी होने के बाद तो बंदा सीधे हमारे मासमून सेक्ट को ज्वाइन करेगा। वो यहाँ पर गेस्ट इमॉर्टल बनने वाला है। जिस पर वान कह रही थी कि वेई लीचेन एक नंबर का बेशरम है, लेकिन अगर तुम्हें वो इतना ही ज्यादा पसंद आया तो क्यों ना तुम ही उससे शादी कर लो। जो सुनकर क्यू उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि वान मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। शादी की सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, पूरी दुनिया में इसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब बहसबाजी करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या तुम इस सारी वाहियात बातें करके मुझे उकसाना चाहती हो? और इतना कहते साथ ही क्यू ने गुस्से में आकर अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। तो नानगोंग वान एकदम इजी होकर हंसने लगी। वो कहती, ना सिस्टर, भला मैं तुम्हें उकसाने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाऊंगी? मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि तब तक ये सील ट्रिगर हो जाए। और उतने में वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर क्यू को सप्रेस करने लगा। हालांकि क्यू भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सील को वहीं पर रोक देती है और उसी वक्त बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड ने क्यू पर हमला कर दिया। मगर क्यू तो एक मिडिल स्टेज वाली नेसेंट सोल है, इस बंदी को आसानी से सबड्यू नहीं किया जा सकता। उसने तो अपने एक ही हाथ से हानली की सोर्ड को जगह पर होल्ड कर लिया। साथ ही साथ वो नानगोंग वान से कहती कि अच्छा तो तुम इसकी प्लानिंग बना रही थी। और फिर उसने गुस्से में आकर उस सोर्ड को पियर्स कर दिया। हालांकि वो तलवारें आपस में बिखरते हुए हानली उसके सामने अपीयर हो जाता है। अब हानली को वहाँ देखकर क्यू वान से पूछने लगी कि बताओ ये बंदा कौन है और ये तुम्हारी चेम्बर में कैसे पहुँच गया? तो इसका जवाब दिया हानली ने। वो कह रहा था कि मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, मैं अपना नाम बताऊँ उतनी मेरी औकात नहीं। तो क्यू हानली से कहने लगी कि ये हमारे मासमून सेक्ट का इंटरनल मैटर है, अगर तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, हम हमारे आपसी मसले को आपस में ही सुलझा लेंगे। जिसके बाद वो वान से कहने लगी कि तुमने तो हद पार कर दी, मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाकर सील करने की कोशिश की। जिस पर नानगोंग वान कह रही थी कि आफ्टर ऑल मैं आपकी ही जूनियर हूँ, आपने भी तो हार्ट बाइंडिंग कर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे कंट्रोल किया और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इनफैक्ट हमारे फैक्शन के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे और फिर हो सकता है कि वही लोग मिलकर आपको खत्म कर दे। उतने में हानली सेक्ट मास्टर की उसे कहने लगा कि आपने हार्ट बाइंडिंग स्पेल का नानगोंग वान पर इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्पेल को जल्दी से हटा दीजिए। हम चुपचाप से यहाँ से चले जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया था, बस अपना वादा निभा रहा हूँ। मगर क्यू ने तो हानली की वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया
दिया। वो वान से कह रही थी कि अच्छा तो तुम इस रास्ते पर चल चुकी हो। और इतना कहते साथ ही क्यू ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पर काफी जोरदार धमाका कर दिया। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा जबरदस्त था कि हानली और वान काफी पीछे पुश हो गए। तब तक क्यू उनके सामने अपेयर हो चुकी थी और उसने यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो देखते साथ ही नानगोंग वान भी अपने फिनिक्स को समन कर लेती है। हानली तो बस चुपचाप से इस बंदी की पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। दरअसल सेक्ट मास्टर क्यू ने एक धर्मा ट्रेजर का इस्तेमाल किया है। इसे यिन यांग आइस एंड फायर सोर्ड कहा जाता था। उसके एक हाथ में यांग की प्योर फायर थी तो दूसरे हाथ में थी इनकी कोल्डनेस, और इसी वजह से तो इसे आइस एंड फायर सोर्ड कहा जाता, जो कि बर्फ और आग का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। और अब सेक्ट मास्टर क्यू ने अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते हुए एट द सेम टाइम इन दोनों पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिए। हानली तो उस स्लैश की वजह से काफी पीछे घसीटा जा रहा था। वहीं पर नान ने उस अटैक को काउंटर करते हुए अपने फिनिक्स के ऊपर हमला कर दिया, मगर क्यू ने तो अपनी तलवार के एक जबरदस्त फटके के साथ ही उस फिनिक्स की धजिया उड़ा दी और अब वो नानगोंग वान पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। मगर तब तक हानली वहाँ पर पहुंच चुका था। हानली ने उस पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया, मगर क्यू समय रहते उसे काउंटर कर लेती है और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए हानली पर अटैक कर चुकी, मगर हानली ने अपने सामने लाइटनिंग सोर्ड की एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। वहीं पर क्यू की आइस एंड फायर सोर्ड काफी तेजी के साथ हानली को नीचे की तरफ सप्रेस कर रही थी, मगर हानली जैसे तैसे साइड में हट गया और उसने एक बार फिर से अपने सामने सोर्ड सिजिल फॉर्म कर लिया था। हानली की बाम्बू लाइटनिंग सोर्ड आपस में जुड़ते हुए उस आइस एंड फायर तलवार से उसे बचा रही थी। वहीं पर नानगोंग वान ने भी क्यू पर हमला कर दिया ताकि क्यू थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिसके चलते फाइनली क्यू ने अपनी सोर्ड को तुरंत ही अपने पास वापस बुला लिया, मगर उसने एक बार फिर से अपनी फायर सोर्ड से हानली पर हमला कर दिया और वहीं पर वो अपनी आइस सोर्ड सीधे वान के पीछे लगवा देती है। वान तो बड़ी ही तेजी के साथ मूव होते हुए उसके हमलों को डॉज कर रही थी। वहीं पर हानली का भी यही हाल है। वो अपनी लाइटनिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए क्यू के फायर सोर्ड को काउंटर कर रहा था। इन दोनों पर क्यू ने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था और अब यहाँ पर वो अपना एक यूनिक सा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है, जो कि काफी तेजी से इन दोनों पर हेवी प्रेशर रिलीज कर रहा था। तो हानली और वान ने अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस प्रेशर को हैंडल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हानली कह रहा था कि सच बताओ तो मैं तुम्हारी सीनियर को घायल करना नहीं चाहता था, लेकिन ये बंदी तो काफी ज्यादा सीरियस हो गई। जिस पर वान कह रही थी कि वो तो बात बात पर सीरियस हो जाती। ये अपनी किलिंग मूव यूज करने से पहला एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करती, इसलिए तुम्हें इससे बच के रहना पड़ेगा। और उसी वक्त क्यू ने अपनी दोनों तलवारें लेकर एक साथ ही इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस साइड में हटकर अपनी दोनों तलवारों को मर्ज कर देती है और फिर क्यू ने इन दोनों पर काफी पावरफुल स्लैश चार्ज कर दिया। अब ये लोग तो समय रहते साइड में हट चुके थे, जिसके चलते वो स्लैश सीधे माउंटेन पर जाकर हिट हो जाता है और उस स्लैश ने एक ही झटके में उस माउंटेन की धज्जियां उड़ा दी। सो अब हानली भी इस मुकाबले में सीरियस हो गया। उसने अपनी सिल्वर बेल को बाहर निकाल लिया था, जो कि अपने इमेंसली पावरफुल प्रेशर के लिए फेमस है। सो गाइस ये बेल वही ट्रेजर है जो कि उसे सीनियर सांगकुन की केव से मिला था। अब इस सिल्वर बेल ने अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को काफी तेजी के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया, मगर क्यू भी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रही थी। अब इसी दरमियान नानगोंग वान ने भी अपने कई सारे फिनिक्स फॉर्म कर लिए ताकि हानली का अटैक और भी ज्यादा प्रॉपर हो जाए। इधर क्यू ने देखा कि वो तो चारों ओर से घिर चुकी है। अब इस बेल से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, मगर उसे यूज करने से पहला वो नानगोंग वान से कहने लगी कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने खुद होकर मुसीबत को बुलावा भेजा। अब तुम दोनों के साथ जो भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम लोग हो। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपना एक तालिस्मान बाहर निकाल लिया। दरअसल वो नाइन किंगडम अलायंस के मास्टर वेई वोया को इस बगावत के बारे में बताना चाहती थी। अगर वो यहाँ पर आ गया तो हानली मारा जाएगा और वान दोबारा से कैद हो जाएगी, लेकिन वो ये पैगाम भेज सके इससे पहले नानगोंग वान ने उस पर इवल स्लिंग थॉर्न से एक स्नीक अटैक कर दिया। उसका स्नीक अटैक देखकर तो क्यू और भी ज्यादा भड़क गई। वो वान से कह रही थी कि तुम तो वाकई मुझे हर्ट करना चाहती हो, जिस पर वान कह रही थी कि सीनियर मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, इसलिए प्लीज अपनी जिद को छोड़ दो। मगर क्यू तो उसकी एक नहीं सुनती। उसने अपनी एक और मूव को फॉर्म करना शुरू कर दिया, जो देख हानली नानगोंग वान से कहने लगा कि इस बंदी पर लगातार हमले करती रहो। अगर तुम जरा भी कमजोर पड़ गई तो इसे तुम्हारी हार्ड बाइंडिंग कर्स को ट्रिगर करने का चांस मिल जाएगा। और इतना कहते साथ ही हानली ने उस पर अपनी मल्टीपल बाम्बू सोर्ड से हमला कर दिया था, मगर क्यू ने गुस्से में आकर उन सारी सोर्ड्स को बिखेर दिया। तो हानली ने अपना एक और ट्रेजर बाहर निकाल लिया, जिसे 10,000 एंशिएंट माउंटेन्स कहा जाता है। दरअसल ये वही ट्रेजर है जो कि उसने मुला
दौरान रेस के एक बंदे को मार के हासिल किया था। तो अब इसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए हान ली क्यू को उसमें ट्रैप कर देता है। जो देख क्यू कहती कि शायद तुम काफी दिनों से इस पूरी प्लानिंग में लगे हुए थे। पहला तो तुम दोनों ने मुझे बाइंडिंग सील में कैद किया और अब इस फॉर्मेशन आरी को सेटअप कर दिया, मगर क्या मैं तुम्हारी इस प्लानिंग को कामयाब होने दूंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अब उसने अपने एक और अमेजिंग ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। इसे रेडिएंट मिरर कहा जाता था। उसे देखते साथ ही नानगोंग वान तुरंत ही हान ली को इस ट्रेजर के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि इस ट्रेजर का नाम है रेडिएंट मिरर और ये सीनियर सिस्टर का सबसे फेमस ट्रेजर माना जाता। ऐसा कहते हैं कि ये मिरर किसी भी चीज को बाइंड कर सकता। ये मिरर हमें काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। इस ट्रेजर को देखते साथ ही हान ली को अज़ुर मिरर की याद आ गई। वो कहता है कि शायद अज़ुर मिरर इसी रेडिएंट मिरर को देखकर बनाया गया होगा। इधर उन सारे मिरर्स ने अपनी कंडेंस लाइट को रिलीज करते हुए उन माउंटेन्स को पियर्स करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी वक्त हान ली अपने गोल्ड डिवाउरिंग बग्स को रिलीज कर देता है, जो कि सीधे जाकर उन मिरर्स पर चिपक गए थे। अब ऐसा करने से उन मिरर से जो भी लाइटनिंग एसेंस रिलीज हो रहा था वो अपने आप ब्लॉक हो गया। गोल्ड डिवाउरिंग बग्स ने तो सीधे उन मिरर की पावर्स को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। इधर नानगोंग वान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हान ली से कहने लगी कि बस थोड़ी देर के लिए इसे बिजी रखो। वहीं पर नानगोंग वान ने अपनी बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये देखने में जितनी ज्यादा अमेजिंग थी उतनी ही ज्यादा भयानक। वेल ये थी नानगोंग वान की एक डिवाइन एबिलिटी। इसे रीइंकार्नेशन डिवाइन लाइट कहा जाता है। अब ये देखते साथ ही क्यू काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो यहाँ से वहाँ भागते हुए नानगोंग वान से कह रही थी कि क्या तुम वाकई अपनी सीनियर सिस्टर पर इस डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक करोगी? तुम तो अपनी ही बड़ी बहन की खून की प्यासी हो गई। जिस पर नानगोंग वान कह रही थी कि फिलहाल तो मेरा वैसा कोई इरादा नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करूं तो मुझे यहाँ से जाने दो। इधर क्यों तो हनली के गोल्डन बग्स और उसके माउंटेन से जैसे तैसे खुद को बचा रही थी। वो वान से कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझ पर किलिंग मूव का इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें भला मेरी इजाजत की क्या ही जरूरत, तुम तो ऑलरेडी अपना मन बना चुकी हो। और अब क्यों फाइनली काफी मेहनत के बाद उस माउंटेन से बाहर आ गई, मगर तब तक हानली उस पर सेकंड अटैक करने के लिए तैयार था। उसने ब्लड ची एसेंस को एक टोर्नेडो जैसा फॉर्म करते हुए उसमें से एक स्लैश बनाया, जो कि सीधे जाकर क्यू ऊपर हिट हो गया था। अब इस हमले को तो क्यू काफी अच्छे से काउंटर कर रही थी, तो उस पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए हानली ने अपनी लाइटनिंग सोर्स से एक और स्लैश रिलीज कर दिया, जिसे रोकने के चक्कर में वो बंदी काफी ज्यादा घायल होकर चट्टानों पर घसीटने लगी। अब ये देखकर नानगोंग वान को बुरा लग रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसकी सीनियर सिस्टर है। थोड़ी देर में वो दोनों स्लैशेस डिस्ट्रॉय होकर उस पूरी जगह पर फॉग फैल गया। इन दोनों को पूरा यकीन था कि अब तो क्यू काफी ज्यादा घायल हो चुकी होगी, तो उसे सबड्यू करना आसान हो जाएगा। मगर तभी उस धुएं से उन्हें एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी नजर आने लगी। देखते ही देखते वो सारी एनर्जी पूरी जगह पर स्प्रेड होने लगी और साथ ही इन्हें क्यू की आवाज आ रही थी। वो कहती है कि मासूम सेक्ट को मैं रिवाइव तो जरूर करूंगी और कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही उसने गुस्से में अपना एक बड़ा ही जबरदस्त स्लैश हानली पर रिलीज कर दिया। ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। मगर हानली और नानगोंग वान समरेती साइड में हट चुके थे। साथ ही उस स्लैश ने नानगोंग वान के रीइंकार्नेशन मून की भी धज्जियां उड़ा दी थी। अब इस स्लैश के एंड होते साथ ही एक और स्लैश वहाँ पर अपीयर हो गया, जो कि अपनी भयानक एनर्जी को फ्लक्चुएट करते हुए इस पूरी जगह पर फैल चुका था। इस एक ही स्लैश ने उस पूरी जगह को तहस नहस किया था, जिसे देखकर तो हानली भी हैरान हो गया। वो कंफ्यूज होकर नानगोंग वान से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतनी भयानक डिमोनिक एनर्जी कैसे फैल गई। अगर हानली इस एनर्जी को देखकर पैनिक हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और अब हम देख पाते हैं सेक्ट मास्टर क्यू के हाथ में एक नए वेपन को, एक बड़ी ही भयानक सोर्ड थी। क्यू ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया वहाँ पर डेडली फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। और अब यहाँ पर हमें क्यू का बड़ा ही डरावना रूप दिखाया गया। वो तो नानगोंग वान पर हद से ज्यादा भड़क गई थी। उसका रौद्र रूप देखकर ही ऐसा फील हो रहा था कि मानो अब वो आर्या पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। एक तो इन दोनों को उसकी बात माननी पड़ेगी या फिर क्यू इन दोनों को खत्म कर देगी। क्यू को तो देखकर ही पता चल रहा था कि असल में उसने डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल किया है। एक राइचियस कल्टीवेटर ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करने से पहला 1000 बार सोचता है, क्योंकि ऐसी इवल पावर कास्टर के माइंड को करप्ट कर सकती, यानी कि जो बंदा इसका इस्तेमाल करेगा वही पूरी तरह से
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और अब उसी तलवार को घसीटते हुए क्यू आगे बढ़ने लगी। वेल, इस तलवार का नाम था ब्लड डीमन सोर्ड। अब इस तलवार को देखते साथ ही नानगोंग वान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। ओके, उसे कहने लगी कि प्लीज इस तलवार को वापस रख दो, वरना ये तलवार तुम्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगी। जिस पर क्यू कह रही थी कि वान, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुझसे ज्यादा अच्छे से मैं इस ब्लड डीमन सोर्ड की फ्लॉज को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस तलवार को यूज कैसे किया जाए। और हाँ, अब मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या वाकई तुम्हें बैटल करना चाहती हो? क्या हम बातचीत करके इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? जिस पर हानली गुस्से में कहने लगा कि बात करने की गुंजाइश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने जबरदस्ती नानगोंग वान पर हार्ड बाइंडिंग स्पेल कास्ट किया। और रही बात उस डिमोनिक सोर्ड की, तो वो तो अपने ही मास्टर को डिवावर कर लेगी, इसलिए उस सोर्ड पर ज्यादा डिपेंड मत रहना, वरना तुम किसी काम की नहीं बचोगी। जिस पर क्यू डिमोनिक आवाज में कहने लगी कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बता दिया था, लेकिन तुमने शायद हमारे मसले में इंटरफेयर करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है। तो अब मैं तेरा ऐसा हशर करूंगी कि तुम खुद यहाँ से भाग जाओगी या फिर यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही क्यू सीधे जाकर हानली पर भिड़ जाती है, जिसके चलते हानली काफी दूर पुश हो गया था। हानली तो बस इस ओवरवेलमिंग डिमोनिक पावर से दूर रहना चाहता था, मगर क्यू ने उस पर लगातार स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। वहीं पर नानगोंग वान हानली को बता रही थी कि मैं एक बार फिर से रीइंकार्नेशन डिवाइन लाइट को एक्टिवेट करने वाली हूँ। इस टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो प्लीज तब तक खुद का ख्याल रखना। तो हानली भी यहाँ से वहाँ काफी तेजी के साथ मूव होते हुए क्यू के अटैक को डॉच करने लगा। मीनवाइल क्यू का अटैक जिस भी माउंटेन पर हिट हुआ, वो माउंटेन चकनाचूर हो गया। इसी दरमियान क्यू ने एक बार फिर से हानली पर एक क्लोज अटैक कर दिया, जिसे हानली अपनी सोर्ड सिजिल की मदद से काउंटर कर लेता है। और यही देखकर क्यू ने अपने अगले स्लैश के लिए अपनी एक्स्ट्रा पावर्स का इस्तेमाल किया, जो देखते साथ ही हानली ने भी अपनी विंड एंड थंडर विंग्स को समन कर लिया था। वो समझ गया था कि ये बंदी अब उस पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। इधर क्यू को फील हो रहा था कि वो ब्लड डीमन सोर्ड उस पर पूरी तरह से हावी हो रही, तो उसने गुस्से में आकर अपने कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए। उसने एक ही पल में लगभग 15 से 20 स्लैशेस हानली की तरफ चार्ज कर दिए थे। अगर हानली के पास अपने विंड एंड थंडर विंग्स ना होती तो कब का ही इन स्लैशेस से घायल हो जाता, मगर इन हमलों से बचने के लिए उसके विंग्स ने उसका पूरा साथ दिया। एक ही सेकंड में वो कई सारे पोर्टल्स ओपन करते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा था, जिसके चलते क्यू के स्लैशेस आपस में ही क्लैश होने लगे। और अब हानली ने भी काउंटर अटैक करने के लिए अपनी लाइटनिंग की जायंट सोर्ड को फॉर्म कर लिया, जिसे क्यू अपनी ब्लड डीमन सोर्ड से काउंटर कर रही थी। इन दोनों तलवारों में काफी जबरदस्त क्लैश हुआ, जिसके चलते वहाँ पर दो टाइप्स की एनर्जी रिलीज हो रही थी, एक तो है राइचियस और दूसरी है डिमोनिक। और फाइनली मास्टर क्यू ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए हानली की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बंदी के पास जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उस सब का उसने इस्तेमाल किया, ताकि वो जैसे तैसे हानली को सप्रेस कर सके। और गाइस, वाकई ये ब्लड डीमन सोर्ड काफी ज्यादा भयानक थी। हानली तो अपने विंग्स को समन करते हुए टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंच गया, जिसके चलते क्यू का ये अटैक तो डिस्ट्रॉय हो गया था, मगर तब तक उसने अपने एनर्जी लैंसेस को रिलीज कर दिया। और अब क्यू और उसके एनर्जी लैंसेस हानली का पीछा करने लगे। इसी दरमियान हानली ने लाइटनिंग सोर्ड सिजिल को फॉर्म करते हुए इन सारे एनर्जी लैंसेस को हेड ऑन काउंटर कर लिया, लेकिन क्यू के डिमोनिक एनर्जी लैंसेस इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने इस सिजिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। हानली तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब से मैं नेसेंट सोल बना हूँ तब से मुझे कोई तगड़ा ओपोनेंट नहीं मिला था, लेकिन ये बंदी तो वाकई अमेजिंग है। इधर क्यू ने एक बार फिर से अपनी ब्लड डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक चार्ज कर दिया, जो कि एक ही सेकंड के अंदर हानली के सोर्ड सिजिल पर जाकर हिट हो गया। और अब वो सोर्ड अटैक हानली को बड़े ही ब्रूटल तरीके से पीछे की तरफ घसीटने लगा। एक लंबे अरसे के बाद हानली को किसी ने इस तरह से खदेड़ दिया था। हानली तो पीछे की तरफ घसीटते हुए न जाने कितने सारे माउंटेन पर कोलैप्स हो रहा था, और जिस भी जगह पर वो हिट हुआ वो पूरी जगह विनाश की चपेट में आ गई। वहाँ पर काफी जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। इनफैक्ट उस पूरे माउंटेन को डिमोनिक एनर्जी ने कैद कर लिया। सो ये थी नेसेंट सोल्स की बैटल, जो कि पूरे के पूरे टाउन को ही बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि हानली ने वहाँ पर मल्टीपल लेयर वाले फॉर्मेशन सेटअप किए थे, जिसके चलते इस बैटल के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इधर नानगोंग वान ने देखा कि वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हुआ है। उसे लग रहा था कि हानली इस अटैक में घायल हो गया, तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर 3 वॉरियर्स अपीयर हो गए,
जिन्हें हानली ने अपने गोल्डन बग से डिजाइन किया था। वो नानगोंग वान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम फटाफट से अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर देना। वही दूसरी तरफ क्यू ने हानली के उन फॉर्म्स पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर ये गोल्ड डिवावरिंग बग के फॉर्म्स हैं जिन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता। तो क्यू ने भी गुस्से में आकर उन पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए। इधर हानली बस इस तबाही को घूरे जा रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदी इस बैटल में इतनी ज्यादा सीरियस हो गई, जबकि हानली ने उस पर हमेशा सोच समझ कर ही हमला किया था। अगर वो चाहे तो अपने आइस ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करके क्यू का काम एक ही सेकंड में तमाम कर सकता, लेकिन हानली ने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये बंदी नानगोंग वान की बड़ी सिस्टर है और वो वान को हर्ट करना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि इस क्रिम्सन सोर्ड ऑरा में काफी भयानक डिमोनिक एनर्जी है। आखिर इस बंदी के पास ऐसी हेवी डिमोनिक पावर्स कहां से आ गई। वही दूसरी तरफ क्यू ने अपनी सोड एनर्जी को और भी ज्यादा इंटेंसली रिलीज किया, जिसके चलते वहाँ पर सोड एनर्जी की स्ट्रिंग्स फॉर्म हो गई। ये स्ट्रिंग्स इतनी ज्यादा धारदार थी कि तलवार को भी इसके आगे शर्म आ जाए। तो अब इन्हीं स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए क्यू ने हानली के सारे फॉर्म्स को पटाखों जैसा फोड़ना शुरू कर दिया। जितनी बार वो फॉर्म बनते जा रहे थे उतनी ही बार क्यू ने उन्हें निस्तनाबूद किया, मगर इन धमाकों के बीच हानली को अपनी अगली मूव के लिए प्रिपेयर्ड होने का मौका मिला। यहाँ पर उसने गोल्डन बैम्बू लाइटनिंग को समन किया था। गाइस, अगर आपने इस सीरीज के पहले सीजन देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये लाइटनिंग इवल पावर की विनाशक है। कोई भी डीमन हो, घोस्ट हो या फिर कोई कॉप्स हो, इस लाइटनिंग पावर को झेल नहीं सकता। और अब एक बार फिर से हानली और क्यू के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। हानली की गोल्डन लाइटनिंग ने सीधे क्यू की ब्लड डीमन सोर्ड पर हल्ला बोल दिया और फॉर द फर्स्ट टाइम क्यू को ऐसा फील हुआ कि उसकी डिमोनिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। दरअसल हानली की लाइटनिंग पावर उस डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही थी और तब तक नानगोंग वान भी अपनी मूव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई। वो हानली से कहती है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है और अब उसने भी अपने मून इसेंस को रिलीज करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हानली सोच रहा था कि ब्लड डीमन सोर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी लाइटनिंग अभी तक इसे पूरी तरह से प्योर नहीं कर पाई, मेरे ख्याल से मुझे और थोड़ी सी लाइटनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हानली ने यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर दिया, जिससे लाइटनिंग पावर और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी और इससे क्यू की मुश्किलें बढ़ने लगी। वहीं पर नानगोंग वान ने भी अपनी डिवाइन एबिलिटी मून इसेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। ये प्रेशर काफी ज्यादा डेंजरस था। सो अब इन दोनों के इमेंस प्रेशर के सामने फाइनली क्यू कमजोर पड़ गई। उसकी डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से वैनिश होकर वो सीधे घुटनों पर आ गई, लेकिन ये बंदी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वहीं पर नानगोंग वान ने भी अपने प्रेशर को कम नहीं किया। वान उससे कह रही थी कि सीनियर मुकाबला यहीं पर खत्म कर दो, आफ्टर ऑल आप हार चुकी हो। लेकिन क्यू कहती कि ना, मैं कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना कहते साथ ही वो एस्केप टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। मगर हानली ने तो इसकी सेटिंग ऑलरेडी जमा के रखी थी। वो पहले से ही जानता है कि जहाँ पर फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था वहीं से ये बंदी भागने की कोशिश करेगी। तो उसने सिल्वर मून को हेवनली नेट लेकर वहाँ पर तैनात कर दिया। अब जैसे वो बंदी बैरियर के पास पहुंची, सिल्वर मून ने फटाफट से उसे अपने नेट में जकड़ लिया। सिल्वर मून कह रही थी कि काफी देर से तुम तीनों का मुकाबला चल रहा है और अब फाइनली मुझे भी इस मुकाबले में शामिल होने का मौका मिला। अब इस हेवनली नेट की तो क्यू ने जरा भी उम्मीद नहीं करी थी। उसे तो बस कुछ भी करके यहाँ से भागना था। तो उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस नेट पर स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए ताकि जैसे तैसे ये नेट पियर्स हो जाए। सिल्वर मून उससे कहती कि तुम तो बेवजह ही अपनी ताकत को जाया कर रही हो, इन हमलों से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट होने की कगार पर है। मगर तभी सिल्वर मून ने देखा कि बंदी तो उस नेट को पियर्स करने की कगार पर है, तो काफी ज्यादा पैनिक होकर हानली को वहाँ पर बुलाने लगी। इसलिए हानली ने अपनी लाइटनिंग पावर को उस नेट के साथ चैनल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते फाइनली क्यू इनके कंट्रोल में आ चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि ना वो यहाँ से भाग सकती है और ना ही इन लोगों के साथ मुकाबला कर सकती। इसलिए वो दोबारा से नानगोंग वान को समझाने लगी कि ये शादी हमारे सेक्ट के रिवाइवल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें हुआई सेक्ट और 9 किंगडम अलायंस का सपोर्ट नहीं मिला तो इस ग्रेट बैटल में हमारा मास मून सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम हमारे मास्टर की विश को पूरा नहीं करना चाहती? वेल, यहाँ पर क्यू काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी नानगोंग वान उससे कहती कि सिस्टर देखो, तुमने खुद की हालत क्या बना दी। हमारे फैक्शन के न जाने कितने ही सारे मास्टर्स और एल्डर्स ने अपनी जान गंवाई क्योंकि वो डिमोनिक पाथ के गुलाम नहीं होना चाहते थे। मगर आज हमारा सेक्ट राइचियस नहीं
रहा। तुमने खुद डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल किया है। तुम उन इवल लोगों के साथ अलायंस फॉर्म करना चाहती हो ताकि इस सेक्ट को रिवाइव कर सको, लेकिन ये तो हमारे सेक्ट मास्टर और एल्डर्स की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी। सर्वाइवल के लिए उन्होंने डीमंस के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इस पल में मुझे तुम्हारी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। तुमने कहा था कि ब्राइट मून नोबल सोल्स का कंपेनियन है। हमारा फैक्शन हर एक वॉन्डरिंग कल्टीवेटर का सहारा बनेगा, मगर तुम तो अपने ही लफ्जों के खिलाफ चली गई। अब ये सारी बातें सुनकर क्यू के दिल में एक सवाल उठा कि क्या वाकई उसने सब कुछ गलत किया है। तभी नानगोंग वान उससे कहती कि हर एक मून की दो फेज होती है, एक है डार्क और दूसरी है ब्राइट, और तुमने उसी डार्क फेज का इस्तेमाल करके मुझ पर जोर जबरदस्ती की। तुम चाहती हो कि मैं उस बंदे के साथ शादी करूं जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अगर यहाँ पर वो पावर हाउस वेईवू या खुद भी आ जाए तो भी मैं उसे मना कर दूंगी। मुझे अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है। जिस पर क्यू इमोशनल होते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बस एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा मेरे मास्क मून सेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। दोबारा यहाँ पर वापस मत आना। इतना कहते साथ ही क्यू एग्जॉस्ट होकर वहीं पर बेहोश हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।